एवरीवन, वेलकम टू बुक्स वैगन। तो आज हमारे साथ पैनल डिस्कशन में सुमित अवस्थी सर और सचिन चौधरी सर दोनों हैं। सुमित अवस्थी सर एक सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, जिन्होंने 3 डेकेड से ज़्यादा इंडियन पॉलिटिक्स और मीडिया को करीब से देखा है। उनकी किताब अनफिनिश्ड द एंड ऑफ केजरीवाल एरा सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है, बल्कि पावर और पब्लिक ट्रस्ट का डीप एनालिसिस है। और मेरी इस तरफ है सचिन चौधरी सर, एजुकेशन स्पेस के सबसे ट्रस्टेड नामों में से एक। सीटीईटी और गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए उनके नोट्स और गाइडेंस कितने हेल्पफुल है हम सब जानते हैं। वो टीचिंग को सिर्फ एक प्रोफेशन ही नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने वालों में से। तो सर, आई रियली वेलकम यू टू बुक्स वैगन। हमें बहुत खुशी हुई कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, मेरा आप दोनों से यही सवाल है कि जैसे इंडिया में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत क्रूशियल स्टेज पे अभी तुम देख पा रही हो, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल वे में हो या एजुकेशन वे में? सर, थोड़ा और सवाल समझाइए, क्या पूछना चाह रही हैं सर, एग्जैक्टली? जैसे कि आजकल पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देखते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी बहुत उसके बारे में बात करते हैं, जेंजी हो गए, रिस्पॉन्स हम अपने अपने अलग अलग वे में उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन जब आप पॉलिटिकली किसी केस को, किसी सिनेरियो को एनालाइज करते हैं, जैसे कि आपने जो लिकर स्कैम के एलिगेशंस के बारे में अपनी किताब में इतनी डिटेल में लिखा है, तो उसके बारे में भी मैं यही जानना चाहती थी कि क्या उसमें ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कभी कभी एलिगेशंस के बारे में? ये जो हम दिमाग में बना लेते हैं ये माइंडसेट कि शायद ये सही में हुआ होगा, या ये वाला चीज़ ज़्यादा डरावना हो जाता है कि इसका शायद कोई प्रूफ सही न मिल जाए? बहुत अच्छा सवाल है शुभांगी आपका। और पूरी दुनिया में यही तो दुविधा है। इसी दुविधा के बीच में पूरा ब्रह्मांड इस वक्त चल रहा है। सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी याद नहीं है, लेकिन दूसरों की याद कराते रहते हैं। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, लेकिन दूसरों को जिम्मेदारियों का एहसास कराते रहेंगे। मैं बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, भारत मंडपम में हम इस वक्त हैं। आज सुबह जब मैं उठा, मैं वॉक पे जा रहा था डेली की तरह। मैंने आदत है मेरी, सुबह उठ के मैं टेम्परेचर चेक करता हूँ, तो AQI अपने आप दिख जाता है। आज 480 था सुबह। हम लोग ग्रैब 4 लगा हुआ है पिछले 24 घंटे से। मैं अपनी गाड़ी से नहीं आ पाया, मुझे कैब करके आना पड़ा, क्योंकि पुरानी गाड़ी है। BS4 कंप्लायंस नहीं है उस गाड़ी का। पर क्या इस पॉल्यूशन को लेके जो हम इतने सवाल सरकारों से, सिस्टम से पूछते हैं, मैं यहाँ मौजूद सब लोगों से जो आपके इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, देखेंगे, देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया एज एन इंडिविजुअल? क्या उन्होंने प्रयास किया कि वो बगैर एयर कंडीशन कमरे के भी सो सकते हैं? क्या उन्होंने ये प्रयास किया कि मैं पेड़ लगाऊं? घरों के आसपास जो पेड़ पौधे बगीचे लगे थे, उसको तोड़ के वहां पार्किंग तो नहीं बना दी? ये कौन करेगा? इसके लिए किसी केजरीवाल, किसी रेखा गुप्ता, किसी नरेंद्र मोदी, किसी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। ये खुद करना पड़ेगा। और जब तक हम खुद नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों की जिम्मेदारियों को एहसास करा के कुछ नहीं पा पाएंगे। तो नेता, जो अब आपके सवाल पे आता हूं, नेता इस बात को समझ गए हैं, नेता इस बात को जान गए हैं कि ये जो पब्लिक है ये झुंझुने पे चलती है। इनको झुंझुना दिखाओ, 2 इमोटिव बातें करो, 4 इमोशनल नारे बनाओ, 5 इमोशनल वीडियो बनाओ, और उसके बेसिस पर वोट पालो। अभी आपके पिछले सत्र में हम लोग बात कर रहे थे, मैं और सचिन साथ में थे। बड़ी अच्छी बात सचिन ने की, और मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। हम लोग अपने विवेक का, अपने विजडम का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद करते जा रहे हैं, जितना सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में हम आते जा रहे हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, इसका किसी से कोई वास्ता नहीं है। जितना हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे रील देखने में, चाहे कुछ पढ़ने में, चाहे कुछ गैदर करने में, उतना हम अपने विवेक का इस्तेमाल करना कम करते जा रहे हैं। हम अब चीज़ों को बैलेंस करना भूल गए। हम चीज़ों को ये इस बात का एहसास करना भूल गए कि इसकी कोई, अगर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी एक बात प्रॉमिस कर रही है तो वो क्यों प्रॉमिस कर रही है? क्या हम उनसे सवाल करते हैं? क्या हम अपने आप से सवाल करते हैं कि इसके पीछे का पर्पस क्या है? या हम भक्त बनते जा रहे हैं, या हम आंखें मूंद कर उनके पीछे खड़े हुए? और ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़, जो व्यक्ति हमारे सामने है, जो जिस आप पावर की बात कर रही थी, उसकी अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर हम उसकी याद दिलाते हैं, तो क्या हमने उससे चेक किया
कि आप जो कह रहे थे, आपने जो प्रॉमिस किया, उसमें आपने खुद ने क्या डिलीवर किया। अगर हम आंखें मूंदे रहेंगे, अगर हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तो उसी दिशा में चीजें जाती रहेंगी। तो पहले तो खुद को चेक करना है कि हम उस लायक हैं कि नहीं है, हमको उनको चेक करना है। फिर उनसे जब आप सवाल करेंगे तो आप होमवर्क के साथ तैयार सवाल करेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ सवाल करेंगे और उनको जवाब देना होगा। नहीं करेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। 15 साल पहले मैं EQI को जानता नहीं था, 2016-17 में EQI का नाम सुना, 2026 में आते आते कल सुबह में अखबारों में आर्टिकल पढ़ रहा था कि चीन ने 10 साल में खत्म कर दिया। चीन में, बीजिंग में इतना अधिक पॉल्यूशन था कि 10 साल में उसने खत्म कर दिया। बेस्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है, पर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि चीन हमारा दुश्मन है। इसी के बारे में सर, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में मेरा आपसे यही सवाल था कि सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में हम लोग पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में, पावर्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, तो उसको आप एजुकेशनल सेक्शन में आप उस वे में अलग तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं अपने हिसाब से? देखिए, जो दोनों वर्ड आपने बताए, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे ख्याल से दोनों अलग चीज़ें नहीं है कि आप उसको एजुकेशन में कैसे देखते हो या दूसरे सिनेरियो में कैसे देखते हो, कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है। पहली बात आपने कही पावर, तो पावर जो होती है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हमारे पास ही है, बट ईमानदारी से बता सकते हैं कितने लोग उसका सही से यूज़ कर पाते हैं। आज सर ने जो बुक निकाली, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बुक निकाली, अपने विचार रखे, अपनी सालों तक का अनुभव यहाँ पर रखा, लेकिन कोई भी ये आदमी सोचता है कि मैं इस बुक को ना पढ़कर एक छोटी सी 30 सेकंड की रील देख लूँ और उसमें मेरा काम खत्म हो जाए। इसको पढ़ने में मुझे लगता है शायद एक दिन भी लगेगा अगर उसको सही से पढ़ पाए। उसको नहीं पढ़ेगा जो एक ऑथेंटिक चीज एक ऑथेंटिक आदमी के द्वारा इसमें डाली गई है, लेकिन वो दूसरी चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो पावर हर एक आदमी के अंदर है, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर पावर ना हो। जो सोचता है मेरे अंदर नहीं है तो गलत फहमी के अंदर है। तो अपनी पावर का आपको यूज करना है। पहले जैसे सर ने बहुत सारी बातें बिल्कुल सही कही, उसमें 2-4 बातें मैं ऐड कर पाऊंगा कि सबसे पहली पावर आती है कि आप खुद ही सेलेक्ट करके लोगों को भेज रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो जिम्मेदारी तो भाई आपकी है, आपने तो उनको भेजा, कोई अपने आप तो आए नहीं हो। तो सबसे पहले कटघरे के अंदर आप खुद ही जाओगे क्योंकि आपकी वजह से वो आगे गए। हमारे यहाँ पे क्या होता है, इसको एक शुद्ध हिंदी में एक बढ़िया शब्द होता है सर, चाटुकारिता। हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा ये है कि बस कोई नेता दिख गया, उसके साथ एक पिक्चर ले ली, उसको कहीं पर अपलोड कर दिया, फलाना ये फलाना वो, और अपनी एक झूठी मतलब वाहवाही के रूप में उसको इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री के अंदर जाओगे, जैसे मैं देखता हूँ, मैं अभी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ दुबई में गया, तो वहाँ के जो मेन आदमी है वो सर सड़कों पे आपको ऐसी टहलते हुए देखते हुए मिल जाएंगे। 2-3 लोग यहाँ पर होंगे। हमारे यहाँ गांव का प्रधान भी 20-30 आदमी लेकर चलता है। तो पावर तो उस यहाँ के उन MLA या उन सांसद के हाथ में या उस आदमी के हाथ में है जो खुद 2-3 लोगों के साथ चल रहा है। सही बात। तो हमारे लोगों को खुद ही अपनी पावर की नहीं पता। अब दूसरा मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में लेता हूँ एजुकेशन की तरह, उसमें भी सेम चीज आ जाती है। उसमें भी सपोज मेरे पास पावर है, मेरे पास बच्चा है, सबसे ज्यादा बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है फिर ज्यादा ही कि अब मैं कोई भी चीज, अभी हम सर रास्ते में आ रहे थे तो सर हमसे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा बुक लेट होगी। मैंने क्या रिप्लाई दिया कि भाई मुझे टाइम लगता है, जब तक मन से आवाज नहीं आती कि हाँ ये बेस्ट बन गया है, तब तक वो दिया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने वो ज्यादा पावर दे रखी है। तो इसको तो हमें खुद ही देखना पड़ेगा, कोई और दूसरा आके हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। सर मैं इनफैक्ट आप दोनों से बिल्कुल सहमत ही हूँ। इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल पैदा हो दिमाग में कि हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम चारों तरफ ना देखते हैं कि जो ट्रस्ट है पब्लिक का, चाहे वो सरकार पे हो या किसी मतलब किसी भी चीज़ में, शायद वो अपोज कर रही हो किसी भी एक थॉट को, एक पॉलिसी को, लेकिन आजकल पब्लिक का ट्रस्ट हर एक चीज़ से होता हुआ है, कम होता हुआ मुझे बहुत नज़र आता है। ये रील्स में भी हो या ऐसे किताबों में भी हम देख रहे हैं। तो ये जो फेनोमेनन है आ रहा है, लोग बोल रहे हैं और या उनका जो ट्रस्ट है वो खो रहा है, इसके पीछे मेन रीजन आपको क्या लगता है? इनफैक्ट मैं अपने अनुभव से बात कर सकता हूँ शुभांगी, सबके ब्याह पे तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि ट्रस्ट क्यों खत्म होता जा रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एज अ सोसाइटी हम लोग का बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। मैं आज से 30 साल पहले जब दिल्ली आया था 94-95 में, और आज जब मैं दिल्ली में घूमता हूँ
तो दिल्ली में नए फ्लाईओवर्स बन गए हैं, दिल्ली में नए मॉल्स बन गए हैं, दिल्ली में बहुत चकाचौंध आ गई है, दिल्ली में बहुत यूथ दिखाई देता है, दिल्ली में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं, दिल्ली में भारत मंडपम पूरा चेंज हो गया, प्रगति मैदान से नया रूपरेखा में आ गया है भारत मंडपम। बहुत कुछ बदला है। मतलब हम लोग के अप्पू घर आना सपना हुआ करता था, अप्पू घर है नहीं है यहाँ पे, बगल में अप्पू घर हुआ करता था। तो बहुत कुछ दिल्ली में बदला है। बस सवाल ये उठता है कि जो बदला है क्या ये अच्छे के लिए बदला है? क्या एज ए सोसाइटी, मैं भौतिक चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या अगर हम अपने गिरेबान में झांक के देखें, हर व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास, क्या हमारा भला हुआ है और वो क्यों नहीं भला हुआ है? जो मुझे लगता है उसकी बहुत बड़ी वजह है हमारा एजुकेशनल सिस्टम का धीरे धीरे करके कोलैप्स कर जाना। जो चीज़ें हमको बहुत अच्छे चीज़ें सरकारी स्कूलों में मिलनी चाहिए थी, सस्ती तरीके से मिलनी चाहिए थी, कम दामों में मिलनी चाहिए थी, वो बहुत महंगी होती जा रही है। मैं सेंट्रल स्कूल का पास आउट हूँ, मैंने थ्रू आउट सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की है, फ्रॉम 4th to 12th। मैं सरकारी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। पर आज की तारीख में मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने की बारी आती है तो मैं 4 बार सोचूंगा कि सरकारी स्कूल में डालूं कि नहीं डालूं। सरकारी कॉलेज में एडमिशन अगर उसका आईआईटी में नहीं हो रहा है तो वो कहाँ से पढ़ेगा, बीटेक कहाँ से करेगा, वो प्रेशर रहता है मेरे ऊपर। तो आई एम जस्ट सेइंग कि हमको, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे जो रूलर्स हैं, जिनके लिए हम वोट करते हैं, उन्होंने या तो उनके पास विजन नहीं था, या उनके पास प्लानिंग नहीं थी, या बहुत तेजी से समाज पश्चिम का प्रभाव अपने देश पर पड़ता गया और हम उसके एज अ बाजार उन्होंने हमको इस्तेमाल कर लिया और हम अपने आप को उस जगह पर, उस जमीन पर खड़े रख पाने में नाकामयाब हो गए। अरे आर्यभट्ट का देश है ये, जिसने शून्य का आविष्कार किया। मतलब ऐसी चीजें इस देश में हो चुकी हैं जो अब चर्चा में आती हैं। तो क्या हम उसको कर पाए क्या? मुझे लगता है कि जो काम होना चाहिए था एजुकेशन की लेवल पे, वो काम नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो शायद ये स्थिति नहीं दिखाई देती। आई एम सॉरी फॉर दिस। देखिए, जो आपने सवाल पूछा, सही बताओ तो वो उतनी सही तरीके से क्लियर नहीं हो पाया। मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करता हूँ। आपने कहा कि आजकल भरोसा कम होता जा रहा है। अब ठीक है, आपने कहा कि आजकल भरोसा कम होता जा रहा है सभी चीज़ों से। तो सुमित सर ने जो बात कही वो एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव के अंदर गई। मेरा थोड़ा सा उससे एक अलग नज़रिया है। पहला, ये आपने कहा कि भरोसा कम होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आज की डेट में आदमी बहुत जल्दी भरोसा कर रहा है। आप किसी की भी वीडियो चला दो, 4-5 बार वो आपके सामने शॉर्ट रील के अंदर आ जाएगा। सपोज कोई डॉक्टर है, शुरुआती दौर में है, उसको एक कोट पहना दो, आप वकील कोट पहना दो, आदमी उसका इतनी जल्दी यकीन करेगा ना। जो फिजिकली तौर पर काम कर रहा होगा उसका इतना जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होगा जितना वो सोशल मीडिया के जरिए होगा। तो मेरा अनुभव ये कहता है आज की डेट में लोग बहुत जल्दी यकीन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। और आपने देखा होगा एआई का यूज करके, सपोज हम तीनों बैठे हैं, अभी एआई का यूज करके कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है यहाँ पर। तो हमारे देश के अंदर मेरा अनुभव है सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिसमें अवेयरनेस होती है कि भाई एआई का यूज इसके अंदर है। वरना वो सोचेगा भी यहाँ से एक सांप निकल गया, ये रियल में निकला है। हमारे घर के अंदर हमारी मदर है, वो यकीन कर लेगी कि हाँ सही में बैठे बैठे सांप निकल गया, कि देखो कैसे निकल दिया, सन ने निकाल दिया। तो भरोसा तो आज की डेट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए मैं अभी पिछले सेशन के अंदर बात कर रहा था कि लोगों के अंदर इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए ताकि आप खुद पहचान सके कि किस पर भरोसा करना है, किस पर भरोसा नहीं करना। दूसरी बात जो सुमित सर ने कही, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही, उसमें बस एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि जो पॉलिसी मेकर होते हैं तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव तो उनसे ऊपर वालों का पड़ता ही है। अब सपोज स्कूल की बात यहाँ पर हो रही है, कोई भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालेगा, सही बात है, सच्चाई है, मैं भी नहीं डालूंगा, कोई भी नहीं डालेगा, आप में से कोई नहीं डालेगा। इसको ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया है तो हम उसके अंदर डाल देंगे। केवी का थोड़ा मामला अलग होता है, उसका सर अलग कल्चर है, केवी कल्चर अलग है, बट स्टेट गवर्नमेंट आप उठा लोगे तो वहाँ पर बेसिक जो चीज़ें होती है वो भी नहीं है। इसमें अगर एक पॉलिसी ये बन जाए कि जितने भी मान लीजिए कोई नेता है या कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी है, उनके बच्चे भी अगर उसी स्कूल में पढ़े तो मेरे ख्याल से इसमें रिफॉर्म होना तो यही से शुरू हो जाएगा। बट इसको कोई चाहेगा नहीं कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। क्यों? क्योंकि बहुत से नेताओं के खुद के स्कूल मिलेंगे, हाँ सबके प्राइवेट उनके कुछ स्कूल मिले। तो अगर पॉलिसी यहाँ पर ये बने कि शुरुआत ऊपर से हो, शुरुआत नीचे से ना हो। हम लोग नीचे से कुछ नहीं कर सकते, हम तो एक कठपुतली की तरह, मैं सही बताऊं। ऊपर से पॉलिसी आई, उसको मानो, नहीं मानोगे तो आप कितने बड़े हो तो आप खिलाफ हो।
तो शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए, ना कि नीचे से शुरुआत होनी चाहिए। तो जितने नेता है उनके बच्चों को ऐड करवाओ स्कूल में, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को ऐड कराओ। आप देख लेना, साल भर के अंदर पता कर लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेना, बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज देख लेना, कल्चर के अंदर देख लेना, सभी चीज आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए, ना कि नीचे से। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सचिन सर, इनफैक्ट मैं आपसे एक और बात भी कर रही थी कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको बहुत बार कई ऐसा लगता है कि इतने मल्टीपल सोर्सेज हैं, हम सबसे क्रेडिबल सोर्स कहाँ से उससे पढ़े। और आपकी इस किताब में हिस्ट्री, सिविक्स सबका अलग अलग पार्ट में दिया हुआ है ताकि अच्छे से हम समझ पाए। तो आप प्लीज एस्पिरेंट्स को ये भी बताएं कि क्रेडिबिलिटी जो एक चीज होती है वो कैसे हम फाइंड करेंगे। इतना मल्टीपल अब हो चुका है ना, सोर्सेज का एक भंडार है हमारे पास डिजिटल। तो प्लीज आप बताइए कि क्रेडिबल सोर्सेज हम कैसे निकालेंगे। पहले मैं आपको एक चीज सही करना चाहता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारी बुक्स जाती है तो उसमें से एक बुक ये है, मेरा सब्जेक्ट दूसरा है। वरना कोई ये सोचे कि भाई ये भी मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड, आपने कहा कि मल्टीपल रिसोर्स है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी आने वाले टाइम में एआई के ऊपर बढ़ रही है, वो और भी बढ़ेगी। और आप लोग देख लेना 4-5 साल के अंदर कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है। आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास ये रियलिटी आने वाले टाइम की कि आपके पास एक ऐसा सोर्स है जो सारी चीज़ें ढूंढ कर आपको दे देगा। बस उसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करने की जरूरत है। अभी हमें क्या है, सपोज मैं आपकी ये ले लेता हूँ कि आपने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो मैं पहले देखूंगा कि चलो एनसीईआरटी बुक ले लेते हैं, उसमें से कुछ निकाल लिया, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की बुक्स ले लेते हैं, उसमें से कुछ निकाल लिया, कुछ फेमस राइटर है उसकी में से कुछ निकाल लिया। इसमें हमारा टाइम बहुत जा रहा है, उसमें हमारा काम बहुत लग रहा है, ठीक है, सब चीजें लग रही है। लेकिन जो करंट का सिनेरियो है, एआई ऐसा सोर्स हो गया, सब चीज आपको दे रहा है। अभी बहुत से लोग इसको इग्नोर करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमें अपनी रखनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एआई के ऊपर मेरी बहुत डिबेट होती है बहुत से लोगों से, ठीक है। तो मैं इसी चीज, क्योंकि जिसने इसको बनाया उसने कह दिया कि भाई आने वाले टाइम में राज तो यही करेगा। तो जब उनसे पूछा कि आपने क्यों बनाया, कह रहे कोई और बना लेता, तो बात उनकी ठीक है। तो मल्टीपल रिसोर्स ढूंढने के लिए आपको लिमिटेड रिसोर्स बनेंगे, लाइक एआई हो गया, उसमें से फिर आपको अपने विवेक का यूज करके सही चीजों को यहाँ पर देखना है। क्योंकि एआई भी इस चीज को लिखता है भाई 100% ऑथेंटिसिटी के साथ, हम भी आपको नहीं बता रहे, तो फिर उसमें आपका ही विवेक काम आएगा कि मल्टीपल रिसोर्स में से कैसा आपको देखना है। जैसे सपोज किसी की शादी का रिश्ता आ गया, बहुत सारे आपके रिश्ते आते हैं, अलग अलग रिसोर्स आते हैं, उसका चुनाव कौन करता है? बिचौलिया कितना खूब तारीफ कर ले, कितनी अच्छी चीज बता ले, जो हमको बढ़िया लगेगा, जो लगता है ये ठीक है, हम उसी के साथ यहाँ पर जाते हैं। तो चुनाव तो हमें ही करना है हर चीज के अंदर। सर, जैसे कि एक्सपीरियंस की बात हो रही है, तो जैसे वो हर बार एक अलग ही मेंटल टेंशन में रहता है, आप भी इसी वजह से हैं। मैं आपका एक एक्सपीरियंस चाहूँगी कि आप एक्सपीरियंस के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के साथ साथ कई बार चैलेंजेस चलने लगते हैं कि हम कैसे करेंगे, डर सा बैठ जाता है। उसको थोड़ा सा आप अपना कोई एक एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें कि वो भी उनसे कुछ सीख पाए। देखिए, इसमें मेरा एक्सपीरियंस शायद कुछ लोगों को पचेगा नहीं, मैं सही बताऊँ। तो मेरा मतलब जब से मुझे थोड़ी बहुत समझ हुई है, अभी कुछ नहीं हुई मैं सही बताऊँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी हुई है, मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ रहती है कि जब तक मैं मतलब वाकई में मानता हूँ कुछ ना कुछ इस चीज़ों को चलाने वाला कोई ना कोई पावर तो है, जब तक वो साथ में है आप अपनी मेहनत करते जाइए, सब चीज़ आपकी अच्छी रहेगी। अगर वो साथ में नहीं है, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि यार ये चीज़ पता नहीं अपने आप इतनी बड़ी कैसे होगी, मुझे खुद समझ में नहीं आया, मैंने मेहनत कम करी थी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ होनी थी। तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें है, आदमी उनको समझ ही नहीं पा रहा कि कितनी है, दुनिया के बारे में जान ही नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं आपको फेथ किसी चीज़ में रखना पड़ेगा कि हाँ मेरे साथ में कुछ पावर है। अगर आप अच्छे से काम करो, ईमानदारी से काम करो, ये नहीं कि आप गलत भी काम करो, कोई नहीं, ऊपर वाला साथ में है तो तब भी साथ देगा, फिर साथ नहीं है शायद आपके। तो कहीं ना कहीं आपको ईमानदारी से काम करते रहना है। सारी चीज़ें ना मेरे हाथ में ना किसी और के हाथ में, वो किसी के हाथ में नहीं क्या होना है क्या नहीं होना। हमारा काम है सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करते जाना। बाकी स्ट्रगल आएंगे, सभी को आते हैं, टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, सारी जो जितनी भी चीज़ें होती है सभी को होगी, और हर कोई इससे गुजरता भी है। जो नहीं गुजरता तो समझ लेना उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट उस प्रकार नहीं हो पाएगा जितना उसका यहाँ पर होगा। सर, जैसे आपने भी अभी एआई की बात करी और सर भी डिजिटल मीडिया की बात कर ही रहे हैं, तो आजकल जो वही मैंने देखा वही रह जाता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाता है ऑडियंस पे। वो उसी को सिलेक्ट करते हैं स्टोरी की तरह, बाकी
रह जाते हैं। तो मैं इस पे आप दोनों की राय जानना चाहूँगी कि आज के वर्ल्ड में डिजिटल इतना बढ़ गया है, उसमें इम्पैक्ट क्रिएट करना कितना डिफिकल्ट हो गया है और कितना ज़्यादा उसके पीछे मेहनत लगती है, कितना ज़्यादा इनपुट आपको देना पड़ते हैं। मैं थोड़ा सा आपकी बात से डिफर करूंगा, और वो इसलिए डिफर करूंगा कि इम्पैक्ट एआई से नहीं होता है। एआई तो एल्गोरिदम पे काम करता है। डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी चीज़, आप कोई भी एक चीज़ को पसंद कर लीजिए अपनी रील में, उसी तरह की रील्स आपको दिखने लगती है। कोई भी एक चीज़ को आप लाइक कर दीजिए या 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, उसी तरह का कंटेंट आपके सामने आने लगता है। जर्नलिज्म में जो रियल जर्नलिज्म है, जिसको ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज बोलते हैं, जो इम्पैक्ट स्टोरीज होती हैं, जो कुछ अखबार, कुछ पत्रिकाएं, कुछ मैगजीन अभी भी कर रहे हैं, वो ज़मीन पे जाके काम करते हैं, लोगों के बीच जाके उठते बैठते हैं, उनके बीच की चीज़ें निकालते हैं और उसके लिए सिस्टम को आंसरेबल बनाते हैं। उस कहानी को, जो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना, मासेस टू क्लासेस, कि बिल्कुल मास के बीच गए, वहाँ पे प्रॉब्लम को देखा और उसको इतना बड़ा करके पेश किया कि उस पर क्लास रिएक्ट कर दे। अगर क्लास रिएक्ट नहीं कर रही है तो कहानी को लेके क्लास के पास गए कि हमारे पास ये कहानी है, आप इस पर कुछ बोलिए। वो नहीं बोलते हैं तो कॉर्नर करते हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने चुप्पी साध ली है, ये वाली जो लाइन होती है, वो सब चीज़ें वहाँ पे इम्पैक्ट भी होता है। वहाँ पे दर्शक आपसे जुड़ता है, वहाँ पे व्यूअर आपसे जुड़ता है। और हम सब की, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो सब इसको देख रहे होंगे, लगभग एक ही जैसी समस्याएं हैं। इसको ध्यान रखिएगा, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। एक जैसी समस्या है, अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, सब चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं, सब चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी हम लोगों का खून खौलता नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी हम सब मिलकर एक आवाज़ में बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़रूरतें अलग अलग हैं। आपको रोटी खानी है, मुझे पिज्ज़ा खाना है, आपको बंगाली खाना है, एक कोई और खाना है। I'm just saying कि क्योंकि ज़रूरतें एक जैसी हैं, पर ज़रूरतों की प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, और वहीं पर इसी डिफरेंस के बीच में पॉलिटिकल क्लास घुस जाता है, और वो पॉलिटिकल क्लास अपने अपने मतलब की चीज़ें ढूंढता है। अच्छा, आपको रोटी चाहिए थी तो आप मेरे साथ आ जाइए, अच्छा आपको पिज्ज़ा खाना है, आप पिज्ज़ा खाने वाली पार्टी के लोग आपको ले जाएंगे। तो ऐसे आपका डिफरेंस हो जाता है। तो हम सब लोग जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान की जो जद्दोजहद करते आए हैं, पैदाइश से लेके और अंत तक, अपने पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक, उनके पास इस पॉलिटिकल सिस्टम को लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो कि सोशल मीडिया कर सकता है। पर इस सोशल मीडिया पर भी इस पॉलिटिकल क्लास ने इतना प्रभाव छोड़ दिया है, इतना दबाव बना दिया है कि ये वही चीज़ें दिखाता है जो आपको अच्छी लगती हैं। कि मुझे गोवा जाना है तो अगले गोवा की ट्रिप की विजुअल आते जा रहे हैं, मुझे पहाड़ पे जाना है तो पहाड़ की रील आई जा रही है। अरे भाई, घर के बगल में जो अस्पताल था उसमें 4 बच्चे मर गए कल, उसके बारे में खबर नहीं आ रही है, पर आपको गोवा में क्या चल रहा है वो आपको पता है, कौन सा टिकट सस्ता मिलेगा वो आपको पता है। आई एम सेइंग कि ये चीज़ें, ये जो एल्गोरिथम मैनेजिंग की बात आई है सोशल मीडिया पे, इससे इसको मुक्त कराने की आवश्यकता है। इसमें तभी रियल चीज़ें, रियल जर्नलिज्म आगे बढ़ेगा, पर ये होगा नहीं। अगर ये हो जाएगा तो फिर एआई फ्लॉप हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि उसने बनाया क्यों, तो भाई कोई और बना देता। तो वो अब उस दिशा में हम बढ़ गए कि हमको अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। थैंक यू। और सर, आप तो इतने बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाते हैं, इस जगह तक आपकी बातें पहुंचती हैं, तो आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? देखिए, जैसे सुमित सर ने कहा, चैलेंज तो लगभग सभी के सेम ही है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। अगर मैं बात करूँ एजुकेशन की बात करूँ तो चैलेंज सेम है कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकल पा रही है। अगर वो निकल पाती है तो फिर उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर पेपर लीक से भी छुटकारा मिलता है तो डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं ना, वो बच्चों को बाहर ही कर देते हैं, वो डिफाइन नहीं है। जैसे आपको नेता बनना है तो क्लियर रूल है, तय सीमा पर आपकी जो डेट होती है इलेक्शन की, वो तय सीमा पर आती है, तय सीमा पर आपके इलेक्शन होते, सही से इलेक्शन होते। हालांकि वो कुछ कहे, ठीक है, ईवीएम वगैरह के बारे में कुछ भी कहे, उस पर इतना विवाद हो जाता है। अगर पेपर लीक होता है उतना विवाद नहीं होता जितना जब खुद के ऊपर बीतते हैं कि भाई ईवीएम की वजह से ऐसा कुछ हो गया। तय सीमा पर आपका रिजल्ट आता है, तय सीमा पर आपकी ताजपोशी होती है। अब वो जो एक एस्पिरेंट है, जो पढ़ रहा है बच्चा, वो वेट कर रहा है, वेट करते करते ओवर एज हो गया, सीधा ही बाहर हो गया। अब वो बच्चा, मान लो उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई कि कोई जॉब आ गई, कोई एग्जाम निकल गया उसके सामने, रूल ऐसे होंगे उससे बाहर हो जाएगा। चलो रूल भी देख लिया, उसने तैयारी करी, तैयारी के दौरान पेपर लीक हो जाएगा, उसमें क्या कर लो। मुझे अभी भी ध्यान है, एक पेपर लीक हुआ था, उस पेपर लीक को लेकर
बच्चे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे पास ही आते हैं, जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो जिम्मेदारी भी मेरी ज़्यादा बन जाती है। मेरा काम नहीं था सर ये वाला काम करने का कि मैं एविडेंस कलेक्ट करूं, या बच्चों का काम नहीं था, बट हमने एविडेंस कलेक्ट करे, यहाँ पर कलेक्ट करके मिनिस्ट्री में भी लेकर गए, वहाँ पर कहा कि सर ऐसे ऐसे बातें सारी चीज़ें। अगर मैं ईमानदारी से आपको बताऊँ, ओपनली कहता हूँ, कभी एजुकेशन मिनिस्टर भी सामने बैठेंगे तो मैं उनके सामने भी बोल दूंगा कि सर आपने कुछ नहीं किया, आपने अपॉइंटमेंट तक नहीं दिया कि आपकी मिनिस्ट्री के अंदर इस तरीके से एक पेपर लीक की समस्या आई और आपने उसका संज्ञान तक नहीं लिया। वो रिजल्ट भी हो गया, नेक्स्ट वैकेंसी भी आपके सामने यहाँ पर आ गई। तो हम लोग एल्गोरिथम के हिसाब से जो बात कर रहे थे, जो जो चीज़ हमारे सामने आती जाती है, बार बार आती जाती है, क्योंकि वो एआई या वो यूट्यूब ही आपको वो चीज़ देता जा रहा है कि इसको ये चीज़ चाहिए, इसी में खुश रह जाएगा, वो ही दे दो उसको। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सिलेक्ट करते हो। जैसे मैं बताऊँ, मुझे डिबेट देखनी है सपोज, तो आजकल डिबेट क्या है, अभी डिबेट करा देंगे, ठीक है, कुछ भी ऐसे पॉइंट ले लेंगे, सपोज कुछ आजकल सबसे ज्यादा होते हैं रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर करा देंगे, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि दो बात इधर से पढ़ रही है, दो उधर से पढ़ रही है। देखने वाली ऑडियंस ये कहती है हमारे पक्ष वाला है, वो उस वाले पक्ष वाला है, जबकि कोई किसी का पक्ष वाला नहीं होता। लेकिन जो सेंसिबल तौर पर डिबेट होती है वो मीनिंगफुल होती है, उसमें चीजें निकल कर आती है, पॉइंट्स यहाँ पर उसके अंदर होते हैं, जैसे सर कराते हैं। मैं पहले भी देखता था, अभी भी सर की देखता हूँ, लेकिन आजकल देख लेना आप, डिबेट हो रही है, डिबेट के नाम पर ऐसा लगता है मजाक हो रहा है, मतलब नॉर्मल चीजें यहाँ पर चल रही है, आपस में लड़वाया जा रहा है और एक टीआरपी को क्रिएट यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें तो उन्होंने अपनी टीआरपी बटोर ली, डिबेट वालों ने अपनी डिबेट के अंदर अपना नाम कमा लिया, चाहे कैसे भी यहाँ पर कमाया। ऑडियंस को क्या मिला इसके अंदर? कुछ नहीं। आप सिर्फ उनके एक कह सकते हो व्यूवर्स रहे, एक सब्सक्राइबर रहे, जो उनका फायदा देकर यहाँ पर चले गए। अब आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, ये बेवकूफी तो बनानी होगी कि आप उनके चंगुल में फंस गए, एक डिबेट ऑर्गेनाइज करा दी, ऐसा मुद्दा ले लिया जो आपसे जुड़ा हुआ भी नहीं है, बट वो मिर्च मसाले वाला मुद्दा है, तो आप मत देखिए, आप सेंसिबल डिबेट देखिए, उसके अंदर कुछ चीजें निकल कर आ रही हो आपसे संबंधित हो। जब डिबेट होती है, एग्जाम को लेकर होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, उस डिबेट को कोई कवर नहीं करना चाहता, बहुत ज्यादा होती है तो एक दिन तक उसको कवर किया जाता है। बट अगर कोई भी चीज आ जाती है, सपोज कि किसी मिनिस्टर के साथ कुछ यहाँ पर हो गया, बहुत लंबे टाइम तक चलती है, जैसे सर ने कहा कि बराबर में 4 बच्चे मर गए, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान ज्यादा जाएगा। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है नहीं कि कौन सी हमारे लिए सही है, क्यों बच्चे मरे, हमारे बच्चे तो उसके अंदर शामिल नहीं हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी होती है इसके अंदर। मैं बिल्कुल आप दोनों से एग्री करती हूँ इस बात पे, आई थिंक हम सभी करते हैं इस मुद्दे पे। तो मैं ये चाहूँगी सर, रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि बहुत रीडर्स हैं जो हमको सुन रहे हैं आज और मैं बाद में भी सुनेंगे, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप अपनी की तरफ से एक एडवाइस है, एक पीस ऑफ मैसेज उन तक जरूर दें। सर पहले पीस ऑफ एडवाइस, पता नहीं कितने लोग मेरी बात को सुनते हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे, पर क्योंकि आपने ये दायित्व मुझे दे दिया है शुभांगी, तो बिन मांगी सलाह दे रहा हूं मैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सलाह वाकई में आपके काम आएगी। अच्छा जर्नलिज्म, मैं क्योंकि पत्रकारिता वर्ल्ड से आता हूं तो उसी क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं। अच्छे जर्नलिज्म को मरने मत दो। हम सब तो जवाबदेही हैं, आप सब जो कंज्यूमर्स हैं, जो रीडर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और जब अच्छा जर्नलिज्म में कहता हूं, तो अच्छा जर्नलिज्म में आपको अपनी बुराई सुनने की आदत भी डालनी होगी, कि आपके घर में अगर आपकी वजह से कोई खराब चीज हो रही है और मैं उसको टोक दूं, तो आप उसको इम्प्रोवाइज करके उस चीज को ठीक करेंगे, रादर देन मुझे ब्लेम करेंगे कि आपने मेरे घर में क्यों झांका। अगर हम इस तरीके से सोचने लगेंगे, इस तरीके से इम्पार्शियल होकर चीजों को इवेल्युएट करने लगेंगे, तो आज भी जमीन पे जाइए। सोशल मीडिया ने एक काम बहुत अच्छा किया है शुभांगी, मैं बोलना चाहूंगा कि जमीन पे गांव में बच्चे जो हैं वो इतना अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बड़ा बैनर नहीं है, कोई बड़ा चैनल नहीं है, वो अपनी एक छोटी सी कोशिश करते हैं व्हाट्सएप चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और अपने इलाके की समस्याओं को केंद्र में लेके आते हैं, और जिससे हमको बड़ा फायदा होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीजें हैं, ऐसी चीजें कंज्यूम की जा सकती हैं, पर जो एफ्लुएंट वर्ग है, जो सोसाइटी को शेप देता है अपने विचारों से, अपने खरीदने की ताकत से, जिसके पास पैसा है, उसको इस बात का दायित्व समझना होगा, इस बात की जवाबदेही को समझना होगा कि अगर अच्छा जर्नलिज्म चाहिए तो अच्छा जर्नलिज्म के आप दर्शक बने रहे, पाठक बने रहे। धन्यवाद। देखिए सर ने बहुत अच्छी बात कही, और जो सर ने वर्ड यूज किया अच्छा,
तो अच्छा वो आप किसी में भी यूज कर सकते हो, आप जर्नलिज्म में यूज कर सकते हो, टीचिंग में यूज कर सकते हो, एडवोकेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो वही चीज मैं कहूंगा कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप XYZ कुछ भी काम करिए। मेरा एक्सपीरियंस ये है, उसी एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपके सामने बात कह रहा हूँ कि उसको ईमानदारी से ही करिए। आप अच्छा करेंगे तो आपको आलोचना आपकी होगी ही होगी। आप उसके चक्कर में टेंशन में आ जाओ, रात रात भर यही सोचते रहो, यार मैंने तो अच्छा करा, इनके फायदे के लिए वाली काम करी और फिर भी लोग मुझे सुना रहे हैं, मैंने बेस्ट चीज दी और उसी के अंदर भी लोगों ने यहाँ पर गलतियां निकाल ली। तो आपको अपना काम करना है, उनको उनका काम करना है। आपका काम है अच्छा काम करना, ईमानदारी से करना, मेहनत के साथ करना। और जो आपकी आलोचना करे, कमी निकाले या किसी भी तरीके से आपके खिलाफ नेगेटिव हो, उनका उनको करने दो। जब आपका अच्छा काम उनके ऊपर हावी हो जाएगा तो वो चीज आपकी अपने आप ही दब जाएगी। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को एक सलाह, आपने कही, हमेशा एक सलाह देता हूँ कि दो प्रकार की चीजें होती है आपकी, जब आप पढ़ते हो, प्रॉब्लम और आपकी थिंकिंग। तो प्रॉब्लम आने पर ही आपकी थिंकिंग स्टार्ट होती है। अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपकी थिंकिंग भी स्टार्ट नहीं होगी। तो आपको थिंकर बनना है, ओवर थिंकर नहीं बनना। कि अपना काम करते रहिए, चिंतन करते रहिए, समस्याओं का समाधान करते रहिए, ओवर थिंकर बनकर अपना नुकसान मत करिए। तो ये मेरी सलाह आप लोगों की है। थैंक यू। सर आज मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ क्योंकि एक एस्पिरेंट ऑफ जर्नलिस्ट AI को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं। आज मैं एक्चुअली बहुत लकी फील कर रही हूँ, एक एस्पिरेंट और एक जर्नलिज्म के फील्ड दोनों से होने के नाते बहुत कुछ मुझे सीखने मिला एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी मिला है। तो सर थैंक यू सो मच कि आपने इस पैनल में आए और मुझे चीज़ें बताई। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। देखिए हमारी जितनी भी बुक्स है वो आपको बुक्स वैगन पर भी देखने को मिलेगी। तो आप लोग बुक्स वैगन से जाकर भी बुक्स को परचेज यहाँ पर कर सकते हो। तो थैंक यू। बुक्स वैगन पर आपको सभी चीज़ें मिलेगी। डिट्टो। अभी मैंने एक ही किताब लिखी है लेकिन वो बुक्स वैगन पे भी उपलब्ध है। प्लीज़ उसको लीजिए, पढ़िए। और जो मेरी अनुभव है दिल्ली आने का और दिल्ली के बीच में आप सबके बीच में रहने का, वो उस किताब में इंग्लिश में ऑलरेडी है। हिंदी की कॉपी बहुत जल्दी आपके पास उपलब्ध होगी। एक आध महीने का समय दीजिए, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, कुछ उसमें अपडेट्स आ गए हैं। लेकिन बुक्स वैगन और सुमित अवस्थी साथ साथ चलेंगे। थैंक यू।